भौतिक प्रदेशों का, उसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम बात कर रहे थे। राजस्थान को जिन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, उनमें से सबसे पहले तो हमने मरुस्थलीय प्रदेश की बात की और दूसरा भौतिक प्रदेश चल रहा है कौन सा? अरावली का। इन 2 भौतिक प्रदेशों में ही जानकारियां आपको सबसे ज्यादा याद करनी है, एक मरुस्थल में और दूसरा नंबर अरावली में। अरावली में जो जानकारियां हैं वो केवल अरावली की चोटियों से संबंधित ऊंचाई और उनकी अवस्थितिकी की जो बात है, वही एक कठिन पार्ट है इसका। और ज़्यादातर बार पूछी भी वही बात जाती है, किसी चोटी का प्रश्न बहुत बार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना ही था। और कल हमने अरावली की विशेषताओं के साथ साथ इसको जो 3 भागों में बांटा, उनमें से पहले भाग की चर्चा शुरू की थी। अरावली का पहला भाग कौन सा? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में स्थित ऊंची चोटियों के बारे में हमने जानकारी ली। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उनकी स्थिति कहां पर है और उनकी ऊंचाई क्या है। ऊंचाई से संबंधित बात हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार तो एग्जामिनर ने प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है कि एक तरफ 4 चोटियां दे दी और एक तरफ ऊंचाइयां दे दी, आपस में सुमेलित करो। और कई बार इसको ऐसे पूछा है कि घटता क्रम कौन सा है और बढ़ता क्रम कौन सा। तो इसलिए उन चोटियों की आपको ऊंचाई ध्यान में रखनी है। कल लगभग 15 चोटियों की हमने बात की थी, 4 इसके अलावा जालौर जिले में स्थित चोटियों की भी बात की थी। तो 20 के लगभग चोटियां हम देख चुके हैं और 10-12 हमें और देखनी है। अरावली में लगभग 30 से 35 चोटियों को आप ऊंचाई और उनकी अवस्थितिकी के साथ याद रखेंगे। कई बार इतनी सारी चोटियों के नाम याद करने के बाद भी एग्जामिनर आपको गुरु शिखर पूछता है तो सिर्फ आपको गुस्सा आ सकता है और कुछ नहीं। या अगर कम याद है तो ये खुशी भी हो सकती है कि जो याद थी वही आई है। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन जब प्रश्न कठिन बनता है, क्योंकि वो गुरु शिखर के बारे में पूछेगा, तो वो प्रश्न सिलेक्शन के लिए छंटनी करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकांश लोगों का सही होगा। और आपकी बहुत बड़ी इच्छा ये है कि प्रश्न आपका तो सही हो लेकिन बाकी लोगों का है। अब आपको, हाँ, ऐसे 2 तरीके की तैयारी करनी पड़ती है, इसमें बहुत जोर आता है। एक तो खुद का सही कैसे हो और एक दूसरे लोगों का गलत कैसे करवाया जाए। तो दूसरे लोगों का गलत कैसे होगा? जब टफ आएगा तभी तो होगा ना। जब टफ आएगा और अपने को उसका उत्तर आएगा तब फायदा होगा। लेकिन ज्यादातर होता है इसका उल्टा है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं आ रहा है और बाकी सब लोगों को उत्तर आ रहा है। या ऐसा नहीं भी है तो हमें बार बार लगता ये है कि मेरे से ज़्यादा सभी को आ रहा है। एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही आप कई बार तो किसी कैंडिडेट को देखकर आपको ये लग जाता है कि इसको सब कुछ आ रहा है, और आप उससे इस चक्कर में 2-4 उसके देख भी लेते हैं वो मार में, पेपर में। घर आने पे पता चलता है कि पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा, हाँ, डफोड़ संख्य वही था, है? तो ऐसे देखने से पता नहीं चलता है कि इसको आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें इन सब चोटियों की ऊंचाई को बार बार रिवाइज करना है। यदि आपने घर पे जाकर पढ़ा है तो इसमें 2-4 नाम और जुड़ गए होंगे। आप इसको आज और रिवाइज करेंगे, कल और रिवाइज करेंगे, तो ये नाम जुड़ते जाएंगे। एक बार इनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बाकी जिस दिन प्रश्न आएगा उस दिन ये आपके दिमाग से रिकॉल हो जाएंगे। आप पहचान कर लेंगे कि ज़्यादा ऊंचाई वाली कौन सी और कम ऊंचाई वाली कौन सी। दक्षिणी अरावली श्रेणी में इन महत्वपूर्ण ऊंची पर्वत चोटियों के अलावा हमें कुछ पठारी उपभाग भी मिलते हैं। पहाड़ियों के बीच में ऐसे समतल और अधिक ऊंचाई वाले भागों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और उसमें
एक बड़ा पार्ट हम देखते हैं जिसके बारे में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वो है कौन सा? भोराट का पठार। दक्षिणी अरावली के जो पठारी उपभाग हैं उनमें भोराट का पठार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो स्थित है कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच में। तो प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच के भूभाग को किस नाम से जानते हैं, या ऐसे पूछते हैं कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है। इसमें ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। तो किस में है? दक्षिणी अरावली में है। राजसमंद और उदयपुर जिलों में इसका विस्तार आपको मिलता है। इस भोराट के पठार पर हमें सबसे ऊंची चोटी मिलती है, उसका नाम है क्या? जरगा है, जो कि 1431 मीटर ऊंची है। और भोराट के पठार पर ही यहाँ एक क्षेत्र जो कि जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का एरिया है, ये हमेशा हरा भरा रहता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? देश हरो के नाम से जाना जाता है। देश हरो है जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र। इसके आगे उदयपुर में ही, उदयपुर शहर से लेकर जयसमंद झील तक के क्षेत्र को हम लिसाड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। जो कि अत्यधिक कटाफटा है। यहाँ पर इस एरिया में जो कई नदी और उनकी सहायक छोटी नदियां हैं, उनके कारण पूरा पठार अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। और उस उबड़ खाबड़ पठार को हम कह रहे हैं कौन सा? लिसाड़िया का पठार। इसके आगे आप देखेंगे तो उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर और कुछ सिरोही जिले का हिस्सा, इस सारे भाग को हम कहते हैं कौन सा? भौमट। भौमट का पठार भी कह सकते हैं, जो कि दक्षिणी उदयपुर, उसके अलावा कुछ हिस्सा है किसका? सिरोही का, और बाकी भाग है डूंगरपुर जिले का। सिरोही जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपको यहां देखने को मिलता है, और इस सबसे ऊंचे पठार का नाम है कौन सा? उड़िया का पठार, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1360 मीटर। आबू पर्वतीय खंड के नजदीक है, और आबू पर्वतीय खंड की तुलना में ये ऊंचा है। तो वहां पर कुछ पर्वत चोटियां हैं, वो तो रह गई हैं नीची, और ये उड़िया का पठार है उनसे ऊंचा। इसी सिरोही जिले के पूर्वी भाग में ही हमें कुछ ऊबड़ खाबड़ कटक नुमा स्थलाकृति मिलती है, और उस एरिया को स्थानीय भाषा में कह देते हैं क्या? भाकर के नाम से जाना जाता है। इस तरफ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले में जो पठारी खंड है वो टेबल नुमा आकृति का है, और ऐसी आकृति को हम कहते हैं कौन सी? मेषा। तो मेषा आकृति का पठार हमें मिलता है कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले। तो हम दक्षिणी अरावली में एक तो आबू पर्वतीय खंड पढ़ते हैं, और दूसरा मेवाड़ की पहाड़ियों के साथ साथ पठारी उपखंड पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो समतल हैं और समुद्र तल से अधिक ऊंचाई वाली हैं। उनको हम इन विभिन्न नामों से जानते हैं, और इनमें से सबके बारे में कभी न कभी प्रश्न किया गया है। हालांकि भोराट के बारे में प्रश्न सबसे ज्यादा बार किया गया। तो अगला बिंदु लिखिए। दक्षिणी अरावली में दक्षिणी अरावली में पहाड़ियों के बीच दक्षिणी अरावली में पहाड़ियों के बीच कुछ पठारी उपभाग भी स्थित हैं। पठारी उपभाग भी स्थित हैं,
जो निम्न है। जो निम्न है। पहला लिखिए भोराट का पठार। भोराट का पठार। और इसके सामने लिखिए कुंभलगढ़ से लेकर कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच का क्षेत्र। कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच का क्षेत्र। और आगे लिख लीजिए इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। भोराट के पठार के बाद में नेक्स्ट लिखिए देश हरो। देश हरो। इसके सामने लिखिए जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरा भरा क्षेत्र। जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरा भरा क्षेत्र। देशहरों के बाद में नेक्स्ट अगला नाम लिखिए लिसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार के सामने लिखिए उदयपुर शहर से लेकर उदयपुर शहर से लेकर जयसमंद झील के बीच जयसमंद झील के बीच स्थित स्थित कटा फटा पठार। कटा फटा पठार अर्थात जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अपरदन से कई घाटियां और नाली नुमा काफी अपरदन वहां पर देखने को मिला है। लिसाड़िया से आगे चलेंगे तो अगला जो क्षेत्र है जिसमें दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिले का कुछ भाग आता है वह है कौन सा? भौमट। लिखिए भौमट पठार। इसके सामने लिखिए दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी उदयपुर, सिरोही, सिरोही व डूंगरपुर जिले का, डूंगरपुर जिले का पठारी क्षेत्र। डूंगरपुर जिले का पठारी क्षेत्र। भौमट के बाद में अगला नाम आता है सिरोही जिले में है और वह है सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। लिखिए उड़िया का पठार। इसके सामने लिखिए सिरोही जिले में स्थित, सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। और ऊंचाई लिख लीजिए 1360 मीटर।
ब्रैकेट में ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई 1360 मीटर। इसी के आगे लिख लीजिए, उड़िया पठार के ही आगे, पूर्वी सिरोही जिले में भाकर के बारे में हम एक लाइन लिख रहे हैं। पूर्वी सिरोही जिले में पठार व पहाड़ियों से निर्मित ऊबड़ खाबड़ कटकनुमा क्षेत्र को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला बिंदु लिखिए, मेसा पठार। और इसके सामने लिखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित अत्यधिक खड़े किनारों वाला आप मेज कह सकते हैं या टेबल कह सकते हैं, अत्यधिक खड़े किनारों वाला टेबल जैसी आकृति में निर्मित पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ये सारे पठारी उपखंड तो इन पहाड़ियों के बीच बीच में आपको दक्षिणी अरावली में मिलते हैं। वैसे पूरी अरावली में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते कहाँ पर हैं? दक्षिणी अरावली में ही बनते हैं। विस्तार भी इसका ज्यादा है, ऊंचाई भी इसमें सबसे ज्यादा है, और चोटियों के संबंध में भी प्रश्न आपको यहीं से सबसे ज्यादा मिले। यहाँ पर पठारी भागों से संबंधित प्रश्न भी ज्यादातर कहाँ है? दक्षिणी अरावली में ही है। इसके अलावा दक्षिणी अरावली में हमें कुछ इसके आर पार स्थित दर्रे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी आप एक सतत श्रेणी के रूप में देखते हैं, जिसमें आपको गैप देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें आपको किसी भी प्रकार का गैप देखने को नहीं मिलता है, और ये स्थिति अजमेर तक तो काफी सतत है। उसके बाद क्रम थोड़ा सा भंग होता है, लेकिन राजस्थान से निकलने के बाद में अरावली बहुत ज्यादा भंग हो चुकी है और अवशेष के रूप में ही फिर दिल्ली तक मौजूद है। तो इस एरिया में यदि हमें अरावली को पार करना है तो उसके लिए कुछ एक मार्ग हैं, और उन संकड़े मार्गों को हम यहाँ पर स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या? नाल। तो कई बार तो एग्जामिनर ऐसा प्रश्न करता है कि नाल क्या है? तो नाल अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित संकड़े रास्ते हैं। और वैसे आप जो भी नाम पढ़ेंगे नाल के रूप में, वो सारे गांवों के नाम हैं। वो किसी गांव या जगह का नाम है कि इस गांव से होते हुए आप इसको पार कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको अरावली के इस किनारे से, इस भाग से इधर जाना है, तो आप इसको पार करेंगे तो बीच में कोई एक ही गांव नहीं आएगा। इन पहाड़ियों में स्थित कई गांवों से होकर इसको आपको पार करना है।
लेकिन नाम हम नाल के रूप में उसी गांव का लिखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे दिमाग में यदि नाल का कोई इस तरीके का कंसेप्ट बन गया है कि मान लीजिए बहुत बड़ी कोई दीवार जैसी आकृति है और उसमें कोई छोटा सा गेट सा निकला हुआ है, उसको नाल कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी नाल से होकर गुजरोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वही अरावली के संकड़े रास्ते या तंग रास्ते हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल नॉर्मल सा लगेगा कि पहाड़ियों के बीच से गाँव से होता हुआ रास्ता जा रहा है। लेकिन हर जगह से आप चाहे जहाँ से उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ निश्चित गाँव से होकर ही गुजरते हैं। ऐसे कुछ नाल के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। तो दक्षिणी अरावली में इस तरफ ये जो भाग है इसको तो आप बोलते थे वो क्या, मेवाड़, जिसमें राजसमंद, उदयपुर ये हिस्से हैं। इधर वाला जो भाग है इसको हम बोल देते हैं क्या, मारवाड़, जिसमें जोधपुर, पाली ये एरिया है। अरावली श्रेणी के बीच से होकर मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले कुछ रास्ते आपको मिलेंगे, या सीधे तौर पर हम कह दें कि राजसमंद से पाली के बीच में बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। कुछ एक ऐसे होंगे जो उदयपुर से लेकर पाली या सिरोही के बीच में होंगे। उन रास्तों से होते हुए हम इसको पार कर सकते हैं। तो ऐसे में दो तीन महत्वपूर्ण नामों में एक तो आता है देशूरी नाल। तो देशूरी है कहाँ, पाली में। ये राजसमंद को पाली से जोड़ने वाला एक मार्ग है और ये जगह का नाम है कौन सा, देशूरी। ऐसे ही एक नाल का नाम आता है कौन सी, सोमेश्वर नाल। तो देशूरी, सोमेश्वर ये पाली की जगह है और इन गांवों से होते हुए हम राजसमंद और पाली के बीच का रास्ता पाते हैं। तो आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ते हैं, या आप ऐसे भी कह दो कि ये राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं। तो राजसमंद को पाली से जोड़ने वाले कुछ मार्गों में एक तरफ नाम आया कौन सा, देशूरी, फिर सोमेश्वर। ऐसे ही कुछ और नामों की सूची हम देखें तो एक नाम आता है कामली घाट। कामली घाट राजसमंद में स्थित है और यह राजसमंद को पाली से जोड़ने का मार्ग है। ऐसे ही एक नाम आता है जीलवा या पगल्या नाल। तो जीलवा या पगल्या नाल भी राजसमंद को पाली से जोड़ने का काम करती है। ऐसे ही आपके लिए नाम आता है फिर हाथीगुड़ा नाल। ये भी कुंभलगढ़ के निकट स्थित है, जो कि राजसमंद से पाली की तरफ जाने का रास्ता आपको प्रदान करती है। तो कुछ एक गांवों के नाम ऐसे हैं जो पाली में है, कुछ एक गांवों के नाम ऐसे हैं जो राजसमंद में है। इनसे होकर आपको राजसमंद से पाली की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। आगे चलें तो एक दो ऐसे नाम आपको उदयपुर में भी मिलते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण नामों में आता है कौन सा, फूलवारी की नाल। ऐसे ही चीरवा नाल। तो ये ऐसे कुछ नाम है कहां पर, उदयपुर जिले में स्थित। हाथी नाल, इधर हाथी गुड़ा नाल है, इधर एक नाम आता है कौन सा, हाथी नाल। ये सारे के सारे मार्ग मेवाड़ और मारवाड़ को आपस में जोड़ते हैं और कहां पर स्थित है, ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। तो लिखिए अगला बिंदु, दक्षिणी अरावली में दक्षिणी अरावली में कुछ संकड़े मार्ग हैं, कुछ संकड़े मार्ग हैं जो मेवाड़ व मारवाड़ को जो मेवाड़ व मारवाड़ को आपस में जोड़ते हैं। मेवाड़ व मारवाड़ को आपस में जोड़ते हैं।
जो निम्न है। तो वैसे इन सभी के लिए एक शब्द में तो आप ऐसा लिख सकते हो कि किसको जोड़ते हैं, मेवाड़ यानी राजसमंद उदयपुर को किससे जोड़ते हैं, पाली जोधपुर सिरोही इस एरिया से जोड़ने का काम करते हैं। नाम लिखिए पहला देशुरी नाल, देशुरी नाल ब्रैकेट में लिख लीजिए पाली, और सामने लिख लीजिए राजसमंद को पाली से जोड़ता है। राजसमंद को पाली से जोड़ता है। दूसरा लिखिए सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल ब्रैकेट में लिख लीजिए पाली, और इसके सामने भी लिख लीजिए राजसमंद को पाली से जोड़ता है। राजसमंद को पाली से जोड़ता है। अगला नाम लिखिए कामली घाट, कामली घाट राजसमंद, कामली घाट राजसमंद, और इसके सामने लिख लीजिए राजसमंद को पाली से जोड़ता है। इसी मार्ग पर आगे चलेंगे तो आप यहां पर स्थिति देखें, ये अजमेर जिला और अजमेर जिले का एक टुकड़ा यहां पर भी स्थित है। एक तरफ उसके राजसमंद है, एक तरफ पाली है, दोनों के बीच में स्थित है, मुख्य अजमेर की भूमि से आगे है। और वहां पर इस एरिया को हम कहते हैं टोडगढ़। टोडगढ़ एरिया में हमें एक और ऐसा मार्ग मिलता है जिसका नाम है कौन सा, गौरम घाट। जोड़ता ये भी राजसमंद और पाली को ही है, लेकिन पर्टिकुलर ये जगह देखी जाए तो ये टोडगढ़ एरिया में, जहां पर जो अजमेर का हिस्सा है, लेकिन है किसके बीच में, राजसमंद और पाली के बीच में। तो अगला एक नाम लिख लीजिए गौरम घाट, गौरम घाट ब्रैकेट में लिख लीजिए टोडगढ़, टोडगढ़, और इसके सामने भी लिख लीजिए राजसमंद को पाली से जोड़ता है। नेक्स्ट अगला नाम लिखिए जीलवा या पगल्यानाल, जीलवा या पगल्यानाल ब्रैकेट में लिख लीजिए राजसमंद, और इसके सामने भी लिखिए राजसमंद को पाली से जोड़ता है। इसके बाद में अगला दर्रा लिखिए हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल ब्रैकेट में लिख लीजिए राजसमंद, और इसके सामने लिखिए राजसमंद को कुंभलगढ़ के निकट से होते हुए, कुंभलगढ़ के निकट से होते हुए पाली व सिरोही से, कुंभलगढ़ के निकट से होते हुए पाली व सिरोही से जोड़ता है। पाली व सिरोही से जोड़ता है। ऐसे ही कुछ मार्ग नीचे उदयपुर जिले में भी स्थित हैं, जो उदयपुर के विभिन्न भागों को जोड़ते हुए आगे
आपको पाली, सिरोही या अहमदाबाद की तरफ जाने का मार्ग देते हैं। ऐसे कुछ मार्गों में अगला नाम लिखिए, फूलवारी की नाल, फूलवारी की नाल, ब्रैकेट में लिख लेना उदयपुर, और इन तीनों के सामने एक साथ ही लिख लेंगे कि उदयपुर को पाली व सिरोही से जोड़ते हैं। फुलवारी के नाल के बाद में नेक्स्ट लिखिए चीरवा नाल, चीरवा नाल, और नेक्स्ट लिखिए हाथी नाल, हाथी नाल। तीनों के ब्रैकेट में लिख लीजिए उदयपुर, और सामने लिखिए उदयपुर को पाली व सिरोही से उदयपुर को पाली व सिरोही से जोड़ते हैं। तो ये तो कुछ संकड़े दर्रे स्थित हैं अरावली के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में ही जानकारियां सबसे ज्यादा आई हैं, जिसमें ऊंची चोटियां भी देखी, पठार भी देखे, और हमने यहां पर कुछ दर्रों की भी बात की। दक्षिणी अरावली के बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश का दूसरा उपभाग जिसकी हम बात करेंगे वो है मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार बहुत कम है और यहाँ पर अरावली काफ़ी ज़्यादा संकड़ी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। इसका विस्तार देखा जाए तो मुख्य रूप से है कौन से ज़िले में? अजमेर ज़िले में है। यहाँ पर कम ऊंचाई वाली कुछ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, और उनमें देखा जाए तो एक तो नाम हमें मिलता है टोडगढ़ एरिया में ही, जिसका नाम है माराई जी, या गौरम जी इस नाम से आता है। इसकी ऊंचाई है लगभग 934 मीटर, और जिले का जो क्षेत्र है वो कौन से का? अजमेर का ही है। इसके अलावा देखा जाए तो एक चोटी है जिसका नाम है तारागढ़, जो कि सबसे ज़्यादा महत्व वाली है। उसकी ऊंचाई है 873 मीटर, और एक चोटी है जिसका नाम है नाग पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ये मध्य अरावली में स्थित कुछ एक चोटियों के नाम हैं जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। अजमेर ज़िले से हम जैसे ही दक्षिण की ओर चलेंगे तो वहाँ हमें अरावली की इन पहाड़ियों को पार करने वाले फिर से कुछ ऐसे मार्ग मिलेंगे, और उन संकड़े रास्तों के लिए नाल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। पहले भी हम इस तरीके के नाल दक्षिण में देख चुके हैं जो कि मेवाड़ और मारवाड़ को आपस में जोड़ते हैं। अजमेर से दक्षिण की ओर चलने पर भी हमें कुछ ऐसे नाल मिलते हैं। जैसे अजमेर से आप पाली की तरफ चलोगे तो अरावली की पहाड़ियों के बीच से यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बर। तो बर से होते हुए आप अजमेर से चले जाते हैं कहाँ पर? पाली में। तो मध्य अरावली के जो दर्रे हैं उनमें एक तो नाम आता है किसका? बर का। बर के अलावा दूसरा देखा तो अजमेर के ही दक्षिणी भाग में मसूदा को जोड़ने वाला है परवेरिया। तो ये अजमेर में ही स्थित जो दूसरा स्थान है कौन सा? मसूदा, उससे जोड़ता है। इसके अलावा दक्षिण में राजसमंद से जोड़ने वाले कुछ दर्रे भी हैं, जैसे शिवपुरा घाट और सोरा घाट। इसके अलावा अजमेर से दक्षिण में जो मध्य अरावली के दर्रे हैं उनमें पीपली, कचबाली, ये कुछ दर्रों के नाम यहां पर और आते हैं। देबारी। ये मध्य अरावली में स्थित वो दर्रे हैं जो अजमेर को पाली से
या राजसमंद से जोड़ने का काम करते हैं, या अजमेर के ही दो भागों को आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखिए अगला बिंदु मध्य अरावली के बारे में। लिखिए मध्य अरावली का क्षेत्र मध्य अरावली का क्षेत्र अजमेर जिले में फैला हुआ है। अजमेर जिले में फैला हुआ है। आगे लिखिए यहां स्थित महत्वपूर्ण चोटियां निम्न हैं। महत्वपूर्ण चोटियां निम्न हैं। पहला नाम लिखिए माराई जी या गोरम जी। और ऊंचाई लिखिए 934 मीटर। नेक्स्ट लिखिए तारागढ़। 873 मीटर। तीसरा नाम लिखिए नाग पहाड़ी, और इसके सामने लिखिए 795 मीटर। ये सभी चोटियां हैं कौन से जिले में? अजमेर में। अगला बिंदु हमें चोटियों के बाद में देखना है किसका? दर्रों का। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट मध्य अरावली में अजमेर को विभिन्न भागों से जोड़ने वाले कुछ दर्रे भी स्थित हैं। जैसे पहला नाम लिखिए बर। सबसे पहला लिखिए बर, और बर के सामने लिखिए अजमेर को पाली से जोड़ता है। अजमेर को पाली से जोड़ता है। बर के बाद में नेक्स्ट लिखिए परवेरिया। और इसके सामने लिखिए अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। नेक्स्ट लिखिए शिवपुरा घाट व सुरा घाट। शिवपुरा घाट व सुरा घाट। इसके सामने लिखिए अजमेर को राजसमंद से जोड़ते हैं। अजमेर को राजसमंद से जोड़ते हैं। नीचे लिखिए अजमेर में स्थित अन्य दर्रे। ये कोई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले नाम नहीं है, लेकिन मध्य अरावली के अजमेर के दर्रे स्थित हैं। अजमेर के अन्य दर्रे, और इसके सामने नाम लिख लीजिए पीपली, कचबाली,
देबारी, आदि। मध्य अरावली में और कोई ज्यादा विशेष आपको देखने के लिए तथ्य नहीं मिलते हैं। एक दो ये चोटियों के रूप में प्रश्न होते हैं, जिनमें से ज्यादातर बार पूछा जाता है कौन सा, तारागढ़। और दर्रों के रूप में एक दो बार प्रश्न पूछा गया है, तो कौन से दर्रे का, बर के बारे में पूछा गया है। एक बार ऐसा भी पूछा गया है कि आगरा को अहमदाबाद से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो आगरा से आप यदि जयपुर, अजमेर, वहाँ से पाली, और पाली से अहमदाबाद जाएं, तो बीच में आती है कौन सी जगह, बर। लेकिन आप यदि इधर से नहीं जाएं और किसी रास्ते से चले जाएं अहमदाबाद, तो बीच में बर नहीं आता है। लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए गए, उसमें आगरा और अहमदाबाद के बीच का स्थान केवल बर ही था। बाकी जो जगह दी गई वो कहाँ की थी, हिमालय के दे दिए ऑप्शन। तो जिसको आगरा से अहमदाबाद जाना है, वो फालतू में पहले हिमालय क्यों जाएगा। तो आगरा से अहमदाबाद के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इधर से होकर जाए, तो उसके रास्ते में पड़ता है कौन सी जगह, बर। इसलिए प्रश्न आपको पूछ लिया गया। इसके बाद में हम अरावली के तीसरे उपभाग को देखें, जो कि अरावली का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली नाम आ जाए या उत्तरी पूर्वी भाग आ जाए, जिसमें विस्तार मुख्यतः है कौन से जिलों में, जयपुर में, इसके अलावा सीकर, अलवर, झुंझुनू। इन जिलों में कुछ कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, उनके बारे में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। यहां पर उत्तरी अरावली में आपको दर्रों के को कोई प्रश्न नहीं देखने हैं, क्योंकि गैप इतना ज्यादा है कि किसी विशेष संकड़े रास्ते का प्रश्न नहीं किया जाता है। लेकिन चोटियों के प्रश्न आपको यहां भी उत्तरी अरावली में भी देखने हैं। उत्तरी अरावली के क्षेत्र में हमें सबसे ऊंची चोटी मिलती है, उसका नाम है क्या, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1055 मीटर, और जिला है कौन सा, सीकर में स्थित। तो ज्यादातर बार तो आपको इस एरिया से रघुनाथगढ़ के बारे में ही प्रश्न आपको किया जाता है। इसी क्षेत्र में यदि हम बात करें, तो आपको पूछ सकते हैं मालखेत की पहाड़ी कहाँ है। तो मालखेत भी इसी एरिया में 1052 मीटर ऊंचा है। कहाँ, सीकर में ही। हमें यहीं से अगर किसी और चोटी का प्रश्न पूछा जाए, तो लोहारगल का पूछ सकते हैं, जो कि 1051 मीटर ऊंची है और झुंझुनू में स्थित है। अन्य कुछ चोटियों में नाम आता है फिर खो, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, और इसकी स्थिति है जयपुर में। खो के अलावा इस एरिया में है भैराच, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर, और स्थिति है कहाँ, अलवर में। बहराज के अलावा अन्य चोटियों में नाम आता है फिर कौन सी, बरवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर, और अवस्थिति की है कहाँ, जयपुर में। बरवाड़ा के बाद में अन्य चोटियों में एक नाम आता है बबाई, जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर, झुंझुनू। इस एरिया में अगली महत्वपूर्ण चोटी में नाम आता है बिलाली, जिसकी ऊंचाई है 775 मीटर, और अवस्थिति की है कहाँ, अलवर में। अन्य एक दो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उनमें मनोहरपुरा। मनोहरपुरा की ऊंचाई है 747 मीटर, और स्थिति है कहाँ, जयपुर जिले में। बैराट के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है,
तो बैराट की अवस्थिति की है जयपुर में, जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। ये कुछ एक अधिक महत्व वाली चोटियां हैं जिनके बारे में आपको उत्तरी अरावली से प्रश्न किया जाता है। उत्तरी अरावली में ही इनसे कुछ कम महत्व वाली 2-3 चोटियों में और नाम आते हैं। बैराट से कम ऊंचाई वाली में, जिसमें एक है सिरावास, जिसकी ऊंचाई है 651 मीटर और अवस्थिति की है कहाँ? अलवर में। भानगढ़, जिसकी ऊंचाई है 649 मीटर, अलवर में। जयगढ़, जिसकी ऊंचाई है 648 मीटर और जयपुर में। और इसके अलावा देखा जाए तो नाहरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 599 मीटर, स्थिति है जयपुर में। और बाला का किला, बालागढ़, बालागढ़ की ऊंचाई है 597 मीटर और ये स्थित है कहाँ? अलवर में। ये कुछ एक ऐसी चोटियां हैं इनमें जिन पे दुर्ग बने हुए हैं और उनके बारे में भी कई बार प्रश्न किया जाता है, जैसे बालागढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, भानगढ़, ये सारे उन दुर्ग के रूप में भी पूछे जाते हैं। यहाँ से अधिकांश बार जो प्रश्न आता है वो किसका आता है? रघुनाथगढ़। या इसके अलावा ज्यादातर जो प्रश्न बनता है वो किसका? खो का बनता है। लिखिए उत्तरी अरावली। लिखिए इसका विस्तार अजमेर के उत्तर में इसका विस्तार अजमेर के उत्तर में जयपुर, जयपुर सीकर, जयपुर सीकर, अलवर, अलवर व झुंझुनू जिलों में है। अलवर व झुंझुनू जिलों में है। यहाँ स्थित प्रमुख चोटियां निम्न हैं। यहाँ स्थित प्रमुख चोटियां निम्न हैं। सबसे पहला नाम लिखिए रघुनाथगढ़, 1055 मीटर, सीकर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर। नेक्स्ट लिखिए मालखेत, 1052 मीटर, मालखेत 1052 मीटर, सीकर। अगला लिखिए लोहारगल, 1051 मीटर, एक हजार इक्यावन मीटर, झुंझुनू। नेक्स्ट लिखिए खो, 920 मीटर, खो 920 मीटर, जयपुर। नेक्स्ट लिखिए बहराच, 792 मीटर, अलवर, बहराच 792 मीटर, अलवर। नेक्स्ट लिखिए बरवाड़ा, 786 मीटर, बरवाड़ा 786 मीटर, जयपुर। नेक्स्ट लिखिए बबाई, 780 मीटर, बबाई 780 मीटर, झुंझुनू।
अगले लिखिए बिलाली 775 मीटर, बिलाली 775 मीटर अलवर। नेक्स्ट लिखिए मनोहरपुरा 747 मीटर जयपुर, मनोहरपुरा 747 मीटर जयपुर। अगला लिखिए बैराट 704 मीटर जयपुर, बैराट 704 मीटर जयपुर। नेक्स्ट लिखिए सिरावास 651 मीटर अलवर, सिरावास 651 मीटर अलवर। भानगढ़ 649 मीटर अलवर, भानगढ़ 649 मीटर अलवर। जयगढ़ 648 मीटर जयपुर, जयगढ़ 648 मीटर जयपुर। नाहरगढ़ 599 मीटर जयपुर, नाहरगढ़ 599 मीटर जयपुर। और अगला नाम लिखिए बालागढ़ 597 मीटर अलवर, बालागढ़ 597 मीटर अलवर। ये महत्वपूर्ण वो चोटियां हैं जिनको हमें ऊंचाई के साथ में ध्यान में रखना है। इसके अलावा कभी कभार किसी पहाड़ी का नाम अवस्थिति के संदर्भ में भी आ जाता है। जैसे हर्ष की पहाड़ी आपको पूछी जाए तो कहाँ है? सीकर में है। और लोकल महत्व है, इसके कारण आसपास के लोग जान रहे हैं। लेकिन ऐसी चोटियां विभिन्न जिलों में आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। कई बार ऐसे पूछा जाए हर्षनाथ की पहाड़ियां, तो हर्षनाथ के नाम से आए तो ऐसी पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। अभी पिछली एक परीक्षा में एक नया नाम भी पूछा गया, कौन सा? मोडा पहाड़। ऊंचाई की दृष्टि से कोई महत्व की चोटी नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी पॉपुलर है नाम, इसलिए पूछ लिया गया मोडा पहाड़। इसका मतलब बाकी पहाड़ियों के ऊपर सिर पर बाढ़ है? इसके नहीं है। तो ये वास्तव में भी स्थिति ऐसी है, इसके ऊपर आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। तो मोडा पहाड़ है झुंझुनू में, जो अभी पूछा गया था एक परीक्षा में। तो ऐसी कुछ पहाड़ियों के नाम आपको और पूछ लिया जाए तो लिख लीजिए नीचे। ऊंचाई की दृष्टि से महत्व वाली नहीं है, ज्यादा ऊंचाई है भी नहीं। लिखिए हर्ष चोटी आप लिखिए सीकर में, और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर। और अगला नाम लिखिए मोडा पहाड़ झुंझुनू। वैसे पहले कभी नहीं पूछा गया इस बात को, अभी पूछा गया। और ये पूछा कि इसकी लोकेशन कहाँ है, कौन से जिले में। तो उत्तरी अरावली में इन चोटियों के अलावा और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता भी नहीं है। उत्तरी अरावली में एग्जामिनर जाता है तो उसकी फर्स्ट चॉइस होती है कौन सा प्रश्न? रघुनाथगढ़। अब आपको एग्जामिनर दक्षिणी अरावली, जालोर की पहाड़ियां, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इनमें से मिलाकर 4-5 चोटियां परीक्षा में देता है और ये पूछता है इनका ऊंचाई के अनुसार घटता क्रम बताओ या बढ़ता क्रम बताओ। तब स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि हमने एरिया वाइज उनकी ऊंचाई के अनुसार नाम देखे। अब आपको उनको सभी को मिक्स करके ऊंचाई के अनुसार उनका क्रम व्यवस्थित करवाया जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें ऊंचाई सबकी ध्यान में होनी ही चाहिए। तो बार बार देखने से याद होगी। इनके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस एरिया में सबसे ऊंची है कौन सी? रघुनाथगढ़। ऊंचाई
और जिला है। उसके बाद में ऊंचाई और जिला है। उसके अलावा ऊंचाई है और जिला है। नेक्स्ट ऊंचाई है और जिला, फिर है ऊंचाई और जिला है। उसके बाद में है ऊंचाई और जिला। उसके बाद में अगली है ऊंचाई और जिला, झुंझुनू। नेक्स्ट ऊंचाई और जिला, अगली है ऊंचाई है और जिला। नेक्स्ट ऊंचाई और जिला है। उसके बाद में ऊंचाई और जिला। उसके बाद में है ऊंचाई और जिला। उसके बाद ऊंचाई और जिला। नेक्स्ट है ऊंचाई और जिला। उसके बाद में है ऊंचाई और जिला, अलवर। ये अरावली श्रेणी के तीनों उपभाग में कुछ महत्वपूर्ण चोटियों, दर्रों और पठारी उपखंडों, इन सब की विशेषताओं की बात हुई। अरावली पर्वत श्रेणी का हमारे लिए महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और होनी है, और उसके बाद में अगले भौतिक प्रदेश की बात करेंगे कल।